हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स के बारे में बात करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स को डिफाइन करने के लिए हम पिछली वीडियोस में यूज्ड डेफिनेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस और सेट्स की डेफिनेशन को यूज करेंगे जो कि पिछली वीडियोस में पहले डिफाइंड है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। बाइनरी ऑपरेशंस और सेट्स, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, उसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होने का क्या मतलब है? बाइनरी ऑपरेशन दो वैल्यूज लेगा और दोनों वैल्यूज सेट ए में से लेगा, यानी कि दो वैल्यूज मान लो ए और बी, ए भी सेट ए में से, बी भी सेट ए में से। इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, जो हम वैल्यूज पिक करेंगे उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद हमें कुछ आंसर मिलेगा सी, और वो सी जो है वो भी सेट ए के अंदर ही मिलेगा हमें। तो ये सेट ए और बाइनरी ऑपरेशन का एक पेयर है। इनको इकट्ठा करके हम इनको बुलाते हैं अलजेब्रिक सिस्टम। इस अलजेब्रिक सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अलजेब्रिक सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अलजेब्रिक सिस्टम की हम बात करते हुए एक पेयर बनाएंगे बाइनरी ऑपरेशन स्टार का सेट ए के साथ, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? मान लीजिए सेट ए के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स पुट किए हैं ए बी सी डी। हमने दो एलिमेंट्स को पिक किया ए और बी, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया। बाइनरी ऑपरेशन लगा के हमें आंसर मिला सी, और सी भी इस सेट के अंदर बिलोंग करता है। यानी कि सेट ए में से दो वैल्यूज पिक करने पर उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे और जो आंसर आएगा अगर उसी सेट के अंदर हमें मिल जाता है तो उस केस में हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने एक प्लस का ऑपरेशन डिफाइन किया नेचुरल्स के ऊपर। ये एक अलजेब्रिक सिस्टम हो गया कि एक ऑपरेशन है वो एक सेट के ऊपर डिफाइंड है। नेचुरल्स में से हमने दो वैल्यूज 3 और 4 को पिक किया, इनको प्लस किया, आंसर आएगा 7, जो कि नेचुरल्स के अंदर मिल जाता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। सिमिलरली हमने एक ऑपरेशन माइनस को डिफाइन किया नेचुरल्स के ऊपर। नेचुरल से हमने दो वैल्यूज को पिक किया 3 और 4, इनको माइनस किया, आंसर आया -1, जो कि नेचुरल्स के अंदर नहीं है। यानी कि इस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी पहली कंडीशन है, इसको हम पहले ही चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है? सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, जिनके ऊपर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं स्टार, बाइनरी ऑपरेशन। हमने 3 एलिमेंट्स को पिक किया, ए स्टार बी स्टार सी, तीनों एलिमेंट्स सेट ए में से आएंगे। अब इससे पहले हम मान के चलेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पहले चेक करेंगे, अगर ये सेटिस्फाइड है तो ही सेकंड प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, नहीं तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम इसको आगे यूज ही नहीं करेंगे, इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। हमने पहले चेक किया क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है सेट ए के ऊपर, फिर हम गए एसोसिएटिविटी के ऊपर। एसोसिएटिविटी में अगर हम देखें ए बी सी, हमने 3 एलिमेंट्स के ऊपर स्टार ऑपरेशन लगाना है, लेकिन स्टार ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है जो कि सिर्फ 2 एलिमेंट्स के ऊपर एक टाइम पे लग सकता है। यानी स्टार ऑपरेशन या तो पहले 2 एलिमेंट्स बी और सी पे लगेगा या पहले ए और बी पे लगेगा। ए और सी को हमने इकट्ठा इस इक्वेशन में लिखा ही नहीं हुआ। तो मान लीजिए पहले हम बी और सी को इकट्ठा यूज करते हैं, बी स्टार सी किया हमने। बी स्टार सी करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा इस इक्वेशन का, बी स्टार सी करने के बाद मान लीजिए हमारा आंसर आता है ई, तो हमने ए स्टार ई करना है जिसका आंसर आता है एफ। इसके अलावा हम ये भी कर सकते थे कि ए स्टार बी स्टार सी करते हुए पहले ए स्टार बी कर दें जिसका आंसर मान लीजिए जी आता है, तो जी स्टार सी करेंगे जिसका आंसर मान लीजिए एच आता है। ये दो अलग अलग तरीकों से हम 3 एलिमेंट्स के ऊपर स्टार ऑपरेशन लगा सकते थे। अब अगर F और H सेम आंसर लगाते हैं, दोनों तरीकों से सेम आंसर लाता है, यानी कि एसोसिएटिविटी
दो अलग अलग एलिमेंट्स को एक तीन एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स पिक करने पर उनको इकट्ठा करने पर हम पहले ऑपरेशन लगा दें और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पे पहले ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इस केस में हम बोलते हैं कि एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन दिस सेट। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इस सेट में होल्ड जा रही है। जैसे कि हमारे पास एक अलजेब्रिक सिस्टम मान लीजिए प्लस विद सेट ऑफ नेचुरल्स। मान लीजिए ए बी सी हमने नेचुरल में से पिक किया, तो ए प्लस बी प्लस सी हमने करना है। अब प्लस जो है वो तीनों पे एक साथ तो लगेगा नहीं, पहले दो को ऐड करेंगे फिर तीसरे को ऐड करेंगे। मान लीजिए हमने बी प्लस सी पहले किया, जैसे कि मान लीजिए ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है। इसमें हमने 2 प्लस 3 पहले किया, आंसर आएगा 5, फिर 5 प्लस 1 करेंगे, आंसर आएगा 6। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे कि पहले ए प्लस बी कर लें, यानी कि पहले 1 प्लस 2 कर लें, फिर उसमें 3 ऐड करें, यानी कि पहले 3 फिर 3, 3 प्लस 3 6, सेम आंसर आ गया। सेम आंसर आ गया यानी कि एसोसिएटिविटी इज हेल्ड इन दिस सेट। लेकिन सिमिलरली हमारे पास कोई और सेट मान लीजिए, जैसे कि एक स्टार ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं जो कि सेट ऑफ नेचुरल्स पे डिफाइंड है, जो कि क्या करता है, स्टार ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल्स में से हमने दो एलिमेंट्स पिक किए ए बी, स्टार करने पर वो हमें आंसर देता है ए प्लस 2b। हमने तीन एलिमेंट्स पिक किए नेचुरल्स में से ए बी सी, इसके ऊपर स्टार ऑपरेशन लगाना है हमने। मान लीजिए हमने पहले बी और सी के ऊपर स्टार ऑपरेशन लगाया, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी हमने पहले करना है, यानी ये हो जाएगा बी प्लस 2c, बी प्लस 2c, बी प्लस 2c फिर ए के ऊपर लगेगा, ए स्टार बी प्लस 2c करने पर हमारा आंसर आएगा ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस 2c। यानी स्टार ऑपरेशन पहले बी प्लस सी पे लगा, फिर स्टार ऑपरेशन ए और बी प्लस सी के आंसर पे लगा, बी स्टार सी के आंसर पे लगा, तो ये बन गया ए प्लस 2b प्लस 4c। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे, हम पहले ए स्टार बी कर लें, फिर उसका स्टार सी के साथ करें, यानी ए स्टार बी का आंसर पहले ए प्लस 2b कर लें, फिर उसका स्टार सी के साथ करें, यानी कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के ऊपर स्टार लगाने पर हमारा आंसर आता है ए प्लस 2b प्लस 2c। अभी ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है, ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है, तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करता। ये सेट, ये पूरा पेयर नेचुरल नंबर स्टार के साथ एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करता, लेकिन नेचुरल नंबर प्लस के साथ एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। इस तरीके से हम एसोसिएटिविटी को डिफाइन करते हैं। हमने एसोसिएटिविटी चेक किया, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, उसके बाद हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे सेट ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, उसमें से कोई एक एलिमेंट ई ऐसा है जिसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ए स्टार ई करने पर आंसर ए खुद आ जाता है, ई का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ई स्टार ए करने पर भी आंसर ए खुद आ जाता है, यानी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, अगर ऐसा कोई ई सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, अगर हम सेट के अंदर बहुत सारे नंबर इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ किसी दूसरे एलिमेंट को पेयर करने पर, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर, किसी भी डायरेक्शन से लगाएं, राइट साइड से लगाएं चाहे लेफ्ट साइड से लगाएं, दोनों केस में आंसर सेम आ जाए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास प्लस का ऑपरेशन है जो कि सेट ऑफ नेचुरल्स पे लग रहा है। अब इस ऑपरेशन के लिए एक जीरो एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि जैसे हमने मान लो नेचुरल से कोई भी नंबर ए चूज किया, ए प्लस 0 करेंगे तो भी ए आएगा, और 0 प्लस ए करेंगे तो भी ए आएगा, यानी कि 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई के इक्विवेलेंट एलिमेंट है। इस केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो गया। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। इस तरीके से अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम किसी भी सेट के लिए अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, फिर एसोसिएटिविटी चेक करी वो भी सेटिस्फाई करती है, फिर हम चेक करेंगे उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसके अगली चीज हम चेक करेंगे कि उसके अंदर इनवर्सेस है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब है, सेट ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ।
अब ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनमें से एक आइडेंटिटी तो होगी क्योंकि हमने इनवर्स से पहले आइडेंटिटी चेक कर ली है। अगर आइडेंटिटी नहीं होती तो इनवर्स चेक ही नहीं करते। ई हमारी आइडेंटिटी है और ए कोई अलग एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी नहीं है। तो हर एक ए के लिए कोई ऐसा बी एग्जिस्ट करता हो कि ए इंटू बी करने पर, ए स्टार बी करने पर हमारा आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए जो कि बी स्टार ए के इक्वल हो। ए के लिए बी एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए सी के लिए डी एग्जिस्ट करता है ऐसा, यानी कि सी स्टार डी करने पर आंसर ई आ जाता है जो कि डी स्टार सी के इक्वल है। मान लीजिए एफ खुद के लिए ऐसे एग्जिस्ट करता है, यानी एफ स्टार एफ करने पर आंसर ई आ जाता है जो कि एफ स्टार एफ के इक्वल है। इस केस में सबके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई एक के लिए नहीं, सबके लिए ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। उस केस में हम कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेटिव, जो कि रियल नंबर्स पे लग रहा है। रियल नंबर्स में हमारा ई जो होता है, जो आइडेंटिटी होती है, वो होता है 1। और कोई भी एलिमेंट हम रियल से पिक करें, मान लीजिए हमने 2 पिक किया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 एग्जिस्ट करता है कि हम बाइनरी ऑपरेशन 2 और 1/2 पे लगाएं तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है जो कि 1/2 इंटू 2 के a इंटू बी और b इंटू ए सेम आंसर देते हैं 1। तो 2 के लिए तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 3 के लिए भी करेगा, 4 के लिए भी करेगा। रियल नंबर में हर एक एलिमेंट के लिए उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक नया एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जिनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर, जिस भी बाइनरी ऑपरेशन पे वो सेट डिफाइंड है, वो बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर हमारा आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। इस सेट में अगर हम देखें, इस अलजेब्रिक सिस्टम में अगर हम देखें, सिर्फ एक 0 ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 के लिए 1/0 लिखेंगे, 1/0 इंफिनिटी होता है जो कि डिफाइंड नहीं है। यानी कि इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स नहीं है, तो ये इन्वर्टिबल इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पे ये प्रॉपर्टी फेल हो गई। एक ही एलिमेंट के कारण, रियल में इन्फिनिट एलिमेंट्स होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट 0 जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसके कारण ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। लेकिन अगर कोई सेट ए ऐसा है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि सेट होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। सेट के अंदर इनवर्स है। अब इसके लिए हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, मान लीजिए बी ए का इनवर्स है, मान लीजिए बी ए का इनवर्स है, तो हम b को a की पावर -1 की फॉर्म में लिखेंगे, यानी a स्टार b को हम लिखेंगे a स्टार a इनवर्स, जो कि e के इक्वल बन जाता है। और ऐसा इनवर्स हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं, तो हम जाके लास्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे जो कि है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? सेट ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। हमने अभी देखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ए बी के इक्वल भी होना चाहिए, बी ए के इक्वल भी होना चाहिए, तभी बी ए का इनवर्स होगा। अगर ए बी इक्वल्स टू ई है और बी ए इक्वल्स टू ई नहीं है, तो वो इनवर्स नहीं होगा, बी ए का इनवर्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ए बी और बी ए अलग अलग चीजें हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑपरेशन है माइनस का ऑपरेशन, जो कि नेचुरल्स पे लगता है। नेचुरल से हमने दो एलिमेंट पिक किए, 2 और 1। 2 - 1 बाइनरी ऑपरेशन लगाया, माइनस 2 - 1 के आंसर आया 1, लेकिन 1 - 2 करेंगे आंसर आएगा -1, यानी कि a स्टार b 2 - 1 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1, लेकिन b स्टार a b 1 - 2 इज नॉट इक्वल टू सी। सेम आंसर नहीं आ रहा है, कोई आंसर डी आ रहा है, इट इज इक्वल टू डी। तो इस केस में ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। इस टाइप के कई सारे सेट हमारे पास, कई सारे अलजेब्रिक सिस्टम्स हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन अगर ये इक्वालिटी एग्जिस्ट करे, मान लीजिए हमारे पास ये ऑपरेशन प्लस का होता, तो यहाँ पे 2 + 1 भी 3 आता, 1 + 2 भी 3 आता। उस केस में ए स्टार बी भी सी के इक्वल होता और बी स्टार ए भी सी के इक्वल होता। तो उस केस में हम कहते कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा सेट हो जाता है एबिलियन ग्रुप।
ये 5 प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई करानी होती हैं, एक एक करके चेक करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर जाए तो हम यहाँ पे अब डेफिनेशन शुरू करेंगे। डेफिनेशन क्या होंगी? अगर पहली 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर हमारा एल्जेब्रिक सिस्टम पहले क्लोजर चेक हो गया, फिर एसोसिएटिव चेक हो गया, फिर एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी हो गई चेक कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा हो गया ग्रुप, ये हमारा ग्रुप। लेकिन अगर सिर्फ पहली 2 प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई कर पाई, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिव है, उस केस में होगा आधा ग्रुप, सेमी ग्रुप। इसको हम बुलाएंगे सेमी ग्रुप। लेकिन बाय चांस अगर 5 प्रॉपर्टीज ट्रू हो गई, 5 प्रॉपर्टीज अगर ट्रू हो गई, उसको हम बुलाएंगे एबिलियन ग्रुप। ये 3 तरीके के ग्रुप हमारे पास होते हैं, सेमी ग्रुप, ग्रुप और एबिलियन ग्रुप। इसके अंदर और भी डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी बेसिकली यही है। अब ये तो हो गई ग्रुप की डेफिनेशन की बात। हमने डिफाइन किया ही क्यों ग्रुप को? फर्स्ट प्लेस में हमने ग्रुप की जरूरत क्या थी? वाई ग्रुप। आखिर ग्रुप को हमने क्यों डिफाइन किया? तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये इसकी साइड 1 है, ये इसकी साइड 2 है और ये इसकी साइड 3 है। इसको हमने ट्रायंगल को पिक किया और इसको हमने रोटेट करना है। मान लीजिए हमारे पास एक कार्डबोर्ड के ऊपर ये बना हुआ है, ऐसे मानिए इसको कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड के ऊपर बना हुआ है। इसको पिक करके हमने इसको घुमाना फिराना है, कभी उल्टा कर दिया, कभी सीधा कर दिया, कभी इधर को घुमा दिया, कभी इधर को घुमा दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले ही हमने इस ट्रायंगल को उठाया और ऐसे का ऐसा रख दिया, ऐसे का ऐसा वापस रख दिया। इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी का मतलब है कोई चेंज नहीं हुआ। अब सेकंड केस में हमने क्या किया? हमने इस ट्रायंगल को पिक किया और इसको 120 डिग्री रोटेट कर दिया। 120 डिग्री रोटेट करने के कारण हमारा जो ट्रायंगल है वो कुछ अब इस तरीके से बनेगा। 120 डिग्री रोटेशन के कारण ये ग्रीन लाइन इस साइड पे आ जाएगी, ब्लैक लाइन हमारी बेस बन जाएगी और रेड लाइन हमारी लेफ्ट एज बन जाएगी। ये 120, इसको हम बोलेंगे रोटेशन 120 डिग्री। हमने फिर से एक बार इसी सेट को रोटेट किया, इसी ट्रायंगल को रोटेट किया, यानी कि इस ट्रायंगल को 2 बार रोटेट किया, आर स्क्वायर 120 डिग्री। आर स्क्वायर का मतलब है आर 2 बार ही। इस केस में क्या आएगा? ग्रीन लाइन एक रोटेशन में इधर आ गई, अगली रोटेशन में बेस बन जाएगी। ब्लैक लाइन लेफ्ट एज बन जाएगी और रेड लाइन राइट एज बन जाएगी। हमने इसको 3 बार रोटेट किया। मान लीजिए हमने इस ट्रायंगल को 2 बार रोटेट करने के बाद तीसरी बार फिर से रोटेट किया, तो ये ग्रीन लाइन वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, ब्लैक लाइन वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, रेड लाइन वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। उस केस में अगर किसी को नहीं पता कि हम 3 बार रोटेट करके रख रहे हैं, तो उसके लिए तो यही बात होगी कि हमने ट्रायंगल को पिक किया और वापस एज इट इज रख दिया। यानी कि अगर हम आर क्यूब की बात करें वो बिल्कुल बराबर है आइडेंटिटी के, तो उसको हम यहां पर नहीं बनाएंगे। उसके बाद हमने इसको फ्लिप किया। फ्लिप कैसे? ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसको हमने 180 डिग्री फ्लिप किया। फ्लिप 180 डिग्री। उस केस में हमारी ब्लैक लाइन राइट साइड पे आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, ग्रीन लाइन राइट साइड पे आ जाएगी और बेस सेम रहेगा। हमने एक और बार फ्लिप किया, मान लीजिए फ्लिप स्क्वायर। हमने एक और बार फ्लिप किया, फ्लिप का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? ब्लैक लाइन वापस चली गई, ग्रीन लाइन वापस चली गई, रेड लाइन वापस चली गई, यानी एक तरीके से ट्रायंगल को जैसे पिक किया था वैसे ही वापस रख दिया। यानी कि एफ स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल है। यानी 2 बार फ्लिप करना भी ऐसी है कि जैसे हमने ट्रायंगल में कोई चेंज ही नहीं किया। यानी कि आर क्यूब भी आइडेंटिटी के इक्वल है और फ्लिप स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल है। अब अगर हम देखें कि अगर हम एक बार फ्लिप कर दें फिर रोटेट करें, यानी पहले एफ फिर आर, अब इसको हम एक नए सेट के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे हम ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं करेंगे ताकि हमारा काम इजी लगे, क्योंकि ट्रायंगल को ड्रॉ करना एक मुश्किल काम है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला एलिमेंट था आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके बाद हमने की रोटेशन, फिर हमने की रोटेशन स्क्वायर,
फिर हमने की रोटेशन क्यूब जो कि आइडेंटिटी के इक्वल ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने की फ्लिप, फिर हमने की फ्लिप स्क्वायर। फ्लिप स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम करेंगे फ्लिप फिर रोटेट, अगर हमने किया पहले ट्रायंगल को किया फ्लिप 180 डिग्री, यानी कि ब्लैक साइड इधर आ गई, ग्रीन साइड इधर आ गई, ये पहला स्टेप है। फ्लिप करने के बाद हमने इसको रोटेट किया 120 डिग्रीज, यानी कि ब्लैक साइड इधर आ जाएगी और ग्रीन साइड बेस बन जाएगा और हमारा रेड साइड लेफ्ट एज बन जाएगी, यानी एक नया एलिमेंट बन जाएगा जो कि इस टाइप से दिखेगा। यानी ब्लैक साइड इधर आ गई, ग्रीन साइड बेस बन गई और रेड साइड लेफ्ट साइड में आ गई। इस केस में ये ट्राइंगल पहले किसी भी केस में देखो आया नहीं है, यानी F इंटू आर, F इंटू आर एक नया एलिमेंट है। सिमिलरली अगर हम फ्लिप करके 2 बार रोटेट करें, फ्लिप करके 1 बार और रोटेट करें, तो ब्लैक हमारा बेस बन जाएगा, रेड हमारा लेफ्ट एज बन जाए, राइट एज बन जाएगी, जो कि अभी लेफ्ट एज है वो घूम के राइट साइड पे आ जाएगी, और ग्रीन हमारा लेफ्ट एज बन जाएगा। ये भी पहले नहीं आया किसी भी केस में, देखिए ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, यानी कि एफ आर स्क्वायर भी हमारा एक नया एलिमेंट है, एफ आर स्क्वायर भी हमारा एक नया एलिमेंट है। लेकिन एफ आर क्यूब, इसको फिर से रोटेट करेंगे तो यही चीज दोबारा बन जाएगी, 3 रोटेशन तो वापस कर ही देती हैं, यानी कि 3 बार रोटेशन करने पे एफ आर क्यूब करने पे एक ही बात है कि एफ आर क्यूब और एफ एक ही चीज है, तो एफ आर क्यूब को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। हमने पहले उठा के वापस रख दिया, रोटेट किया, रोटेट स्क्वायर किया, फ्लिप किया, फ्लिप स्क्वायर करने की कोशिश की लेकिन वो वापस सेम हो जाता था, फ्लिप इनटू रोटेशन किया, फ्लिप इनटू रोटेशन स्क्वायर किया। इन सब केसेस में हमारी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज ट्रू हो रही हैं। अगर हम 2 एलिमेंट्स को फ्लिप और फ्लिप आर को पिक करें, मान लीजिए हमने फ्लिप और आर को पिक किया, एफ और आर को इस सेट में से पिक किया, हमने इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया। बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है एफ और आर पे लगने पर कि पहले एफ होगा फिर आर होगा, पहले फ्लिप होगा फिर रोटेट होगा, और फ्लिप और रोटेट इस सेट को बिलोंग करता है, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, यानी कि हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद हम चेक करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या है कि पहले फ्लिप और रोटेट फिर रोटेट, ये बराबर होना चाहिए, फ्लिप इनटू रोटेट फिर रोटेट। अगर हम पहले रोटेट करके फिर फ्लिप करें या फिर पहले फ्लिप रोटेट करके फिर रोटेट करें, आंसर सेम आएगा, वो आप चेक कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, यानी एसोसिएटिविटी भी एग्जिस्ट करती है। इस सेट के अंदर आइडेंटिटी भी है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी है, रोटेट करेंगे तो रोटेट को उल्टा भी कर सकते हैं, आर इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इस सेट के अंदर हमारे पास, अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें, यहाँ पे फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ हमने पूरा सेट अभी बिल्ड नहीं किया, क्योंकि देखिए एफ एफ आर स्क्वायर, लेकिन आर एफ एफ स्क्वायर आर, चलो एफ स्क्वायर हमारे पास जो आइडेंटिटी के इक्वल है, एफ इंटू आर इंटू एफ, आर स्क्वायर इंटू एफ, यानी आर स्क्वायर पहले आ जाए, आर पहले आ जाए। वो सारी चीजें अभी हमने सेट के अंदर बिल्ड नहीं किया, अभी ये सेट हमारा पूरा नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई करके देखेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई होती हैं। तो ये ग्रुप को डिफाइन, ये इसके लिए हमने ग्रुप को डिफाइन किया। अब इसके लिए ग्रुप को डिफाइन करने के बाद हमने इन चीजों को नंबर से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। आई को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया, आर को हमने 2 से रिप्रेजेंट किया, आर स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर हो गया, हमने एफ को 3 से रिप्रेजेंट किया, ये हो गया 3 इंटू 2 6, ये हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6, 4 इंटू 2 4 इंटू 3 12। तो हमने नंबर्स की फॉर्म में इस ग्रुप को लिख दिया। बाइनरी ऑपरेशन हमारा स्टार था, जो कह रहा था कि पहले एफ लगेगा फिर आर लगेगा, हमने बाइनरी ऑपरेशन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दिया। तो हमने ग्रुप को डिफाइन इस तरीके से किया है कि ग्रुप एक अलजेब्रिक सिस्टम, ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशंस में डिफाइंड था। हमने ट्रांसफॉर्मेशंस को नंबर्स की फॉर्म में लिख लिया और ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या माइनस और डिवीजन जो होता है वो एक टाइप से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ही एक पार्ट होता है, तो हम 2 ही ऑपरेशंस मान के चलते हैं यहाँ पे। इसके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन हम स्टार को किसी भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं।
यानी हमने ट्रांसफॉर्मेशंस को, शेप को चेंज करने के तरीकों को नंबर्स की फॉर्म में लिख के उसकी कैलकुलेशन को इजी कर लिया। ये हमने क्यों किया? जैसे मान लीजिए मेरे पास रूबिक्स क्यूब है, रूबिक्स क्यूब को सोल्व करना मुश्किल होता है, मैं आज तक नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ट्राई भी नहीं किया इतना। तो रूबिक्स क्यूब को सोल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन हमें सबको पता है कि इसका एक एल्गोरिदम है। वो एल्गोरिदम कैसे कैलकुलेट होगा? वो एल्गोरिदम अगर हम इसके ऑपरेशंस देखेंगे, यहाँ पे हम, ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट रो, ये होगी सेकंड रो, ये होगी थर्ड रो, तो हमारे ऑपरेशंस क्या है? रोटेशन ऑफ फर्स्ट रो बाय 90 डिग्रीज, रोटेशन ऑफ सेकंड रो बाय 90 डिग्रीज, रोटेशन ऑफ थर्ड रो बाय 90 डिग्रीज, इसी तरीके से रोटेशन ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इस तरीके से हम इसके ट्रांसफॉर्मेशंस का एक सेट बनाएंगे, उसको नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर ग्रुप थ्योरी की थ्योरम्स लगाएंगे जो कि हम आगे देखेंगे, ग्रुप थ्योरी के पोस्टुलेट्स लगाएंगे, पोस्टुलेट्स के अलावा हम इसके ऊपर जो इसके रिजल्ट्स आते हैं वो लगाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी उससे हम एक एल्गोरिदम में पहुंचेंगे जो कि हमें बताएगा किस तरीके से ऑपरेशंस लगाने के बाद हम वापस आइडेंटिटी पे ला जाते हैं, मतलब कि हमारा जो रूबिक्स क्यूब है वो सोल्व हो जाता है। इस तरीके से हम ग्रुप थ्योरी के अंदर नंबर्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर सोचेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएंगे। सो इस तरीके से हम आगे की वीडियोस में इसी तरीके को फॉलो करते हुए इसी तरीके से जो आगे के रिजल्ट्स हैं उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।